नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहला भी करता रहा है। अब देखिए, पीजीटी हिंदी का पेपर तो हो चुका है, तो कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। परंतु जो भी चीज़ आपको नहीं लगे वो फटाफट नोट करनी है आपको, क्योंकि वही चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगी जब आप फाइनल एग्जाम में जो है वो बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो बोलते हैं कि जब पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उस टाइम जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो औसत वार्षिक वृद्धि थी वो क्या थी। अगर देखो हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये कौन से ईयर में थी, ये 1951 में स्टार्ट हुई थी, 1956 तक की चली थी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश की क्या थी, तो 1.6 जो था ये एनुअल ग्रोथ रेट थी उस टाइम हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए कि हिमाचल की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इंडिया की थी 3.6। वो 3.6 भी आपने ध्यान रखनी है, 3.6 इंडिया की थी। अगर हम बात करते हैं कि 1961 जब दूसरा 5 ईयर प्लान आया, तो दूसरा 5 ईयर प्लान आया था 1956 से लेकर 1961 तक। तो इसमें हिमाचल की ग्रोथ रेट में जो था वो इंक्रीज हुआ और 4.4 हमें हिमाचल की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वहीं इंडिया की ग्रोथ रेट हमें 4.1% देखने को जो है वो मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान भी जो है वो आया। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में आया था, 1966 तक ये चला था। तो इसमें हिमाचल की एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो फिर से थोड़ी सी कम हो गई और 3.0 हमें देखने को ये मिली थी, 3.0%। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट की, तो इंडिया की ग्रोथ रेट 2.4 हमें देखने को मिली थी, 2.4% हमें देखने को मिली थी। तो ये स्टार्टिंग के 3 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना, इनमें से कुछ भी अब पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। कैसे भी करके आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, इन विच ईयर पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन ठियोग। तो बोलते हैं कि ये एक पीजेंट यानी कि किसानों का एक आंदोलन जो था वो हुआ था ठियोग में। बोलते हैं वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। अगर हम इस आंदोलन की बात करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था, तो ये आंदोलन जो है वो इम्पोर्टेंट आंदोलन है और ये 1898 में जो था वो हुआ था। कौन से ईयर में? 1898 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 1898 में ये होता है, आपने ध्यान रखना है कि ठियोग के साथ साथ एक बेजा ठकुराई है, बेजा ठकुराई में भी जो है ये आंदोलन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि बेजा में जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने ठाकुरों के विरुद्ध जो वहाँ का ठाकुर था उसके विरुद्ध जो था वो उन्होंने आंदोलन कर दिया था और रियासत के जो 2 सिपाही थे उनको भी बंदी यहाँ पर बना लिया गया। और बेजा के जो शासक थे उदय चंद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेज सरकार की जो था वो सहायता मांगी। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए जो था वो सहायता भेज दी और उनके कुछ नेताओं को जो था वो बंदी बना लिया जो आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान हमें 1898 को देखने को मिलता है कि ठियोग में भी जो था वो ठकुराइनें जो थी, यहाँ पर जो भूमि बंदोबस्त किया जाता था उसमें जो था वो थोड़ी सी गड़बड़ियाँ की जाने लगी। तो उनका विरोध किसानों के द्वारा किया जाने लगा और किसान जो था वो उस टाइम कहने लगे कि हम बेगार भी नहीं देंगे, और इस तरह से जो था यहाँ पर भी आंदोलन होता है। तो ये बेजा और ठियोग यहाँ के आंदोलन जो है वो आपने ध्यान रखना है कि कब हुए थे। 1898 में जो था वो हुए थे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रियासतें हैं। अगर हम बात करते हैं कि ठियोग रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो इस रियासत की स्थापना जो था वो जयचंद के द्वारा की गई थी। इनको जयचंद भी जो है वो कहीं पर लिखा गया है। उसी तरह हमारे पास ये बेजा ठकुराई भी जो है वो दी गई है। इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी वो भी आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो की गई। ढोलचंद नाम बताया जाता है जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, परंतु अलग अलग जनश्रुतियां हैं। एक जनश्रुति के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ढोलचंद के ही 43 नंबर के वंशज थे गर्वचंद, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बेजा रियासत जो था वो कहलूर के अधीन जो था वो हुआ करती थी और 1790 में जो था वो हंडूर तथा जब 1790 में जो था वो क्या हुआ था, हंडूर द्वारा जब कहलूर को हरा दिया गया था तो बेजा जो था वो वहाँ से अलग हो गया था और इसको एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा जो था वो फिर मिल गया था।
ये आपने 70 90 की भी बात याद रखनी है। तो यहाँ से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं ऑन विच रिवर इज ए सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि ये जो सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, कौन से रिवर बेसिन के ऊपर बना हुआ है। तो इस परियोजना की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर बनी हुई है, तो ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। चलो सही बात है कि ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब ये परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है वो भी पता होना चाहिए। तो ये परियोजना जो है सोंगटोंग कड़छम परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है ये पड़ती है। अच्छा चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, तो 450 मेगावाट की जो है ये इसकी कैपेसिटी दी गई है। तो इसकी कैपेसिटी ध्यान रखनी है। देखो आए दिनों हम अलग अलग परियोजनाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं। आज हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ एक परियोजनाओं की बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में उन परियोजनाओं की कैपेसिटी दी गई है। तो अब ये कैपेसिटी परियोजनाओं की आपको साथ साथ में नोट करनी है। जैसे कि सावड़ा कुड्डू परियोजना हो गया, ये 111 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। सोंगटोंग परियोजना हो गया 450 मेगावाट की परियोजना है। और इसके अलावा सैंज परियोजना हो गया, सैंज परियोजना 100 मेगावाट की परियोजना है। रेणुका जी परियोजना हो गया, ये 40 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। किसाऊ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो हो गया, किसाऊ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये 660 मेगावाट की परियोजना है। एक नखथान परियोजना हो गया, नखथान परियोजना जो है ये 460 मेगावाट की परियोजना है। जिस्पा परियोजना हो गया, जिस्पा डैम परियोजना ये 300 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। त्रिवेणी महादेव प्रोजेक्ट हो गया, ये 72 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। बड़ा खंबा प्रोजेक्ट हो गया, ये 45 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट है। थाना पलाऊ परियोजना हो गई, ये ब्यास नदी के ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 191 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। तो इन परियोजनाओं के बारे में आपने ध्यान रखना है। इनकी कैपेसिटी खास तौर पर जो है वो याद रखनी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। तो एग्जामिनर या फिर जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो किसी भी तरह से जो है वो क्या करेगा, पेपर में जो है इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकता है। अगर याद होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, जैसा कि पीजीटी हिंदी के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पर टोटल ग्रेन प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021-2022 इज 15.79 लाख टन। तो बोलते हैं कि जो 2021-22 के दौरान जो था वो हिमाचल प्रदेश में ग्रेन इनके गेहूं की प्रोडक्शन हुई वो थी 15.79 लाख टन। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं टोटल ग्रेन प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2020-2021 इज 15.21 लाख टन। 2020-21 के दौरान जो गेहूं की प्रोडक्शन हुई थी वो 15.21 लाख थी। अब हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। देखो अगर हम 2020-21 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 2020-21 के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश में ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो 15.21 लाख टन ही थी। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली गई है। और 2021-22 का जो डाटा हमें देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग भी यही देखने को मिला कि 15.79 लाख टन ही थी। तो ऑप्शन ए भी जो है वो सही आंसर, दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही दी गई हैं। तो इस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है जी, तो ये तो हो गया 2020-21 का 2022-23 का डाटा। हमारे पास 2022-23 का डाटा भी जो है वो अवेलेबल है। 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेन प्रोडक्शन हुई वो 15.23 लाख मेट्रिक टन जो था वो हुई, वो आपने ध्यान रखना है। और उससे पहले 2019-20 का भी एक डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 2019-20 में जो था वो इनमें से सबसे ज़्यादा हुई थी, वो हुई थी 15.94 लाख मेट्रिक टन। ये आपने ध्यान रखना है जी, कितनी प्रोडक्शन जो था वो किस टाइम जो था वो हुई थी। और ये सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो लाख टन में जो है वो दी गई है, ये आपने नोट करनी थी बात। ठीक है जी, तो फूड प्रोडक्शन के बारे में हो गया जो क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है, ये एग्जाम में बन सकता है, इसको नोट करना था डाटा आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, ये भी जो है वो पीजीटी लेवल का ही क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बोलते हैं यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग एज पर 2015-16 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। बोलते हैं इनमें जो परिचालन जोत है यानी कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, जिसमें 2015-16 की जनगणना के आधार पर जो है वो आपको बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो बताना है, आरोही क्रम में जो है वो बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो आपको ये असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है, पहले सबसे कम वाला, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, फिर सबसे ज़्यादा नंबर वाला, इस तरह से।
देखो ऑपरेशनल होल्डिंग की अगर बात की गई है तो एक तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में कितनी जो है वो लैंड एरिया जो है वो ऑपरेशनल होल्डिंग है। अब देखो अगर हम बात करें कि हिमाचल में कितना है ना, तो वो है कितना 9,44,226। ये आपने ध्यान रखना है, 9,44,226। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में हमसे पूछा गया है, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर शिमला हमारे पास सबसे पहले दिया गया है, इसका है 1,18,893, ये यहाँ का है। अगर हम दूसरे नंबर पर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का कितना है 1,24,429, ये जो है यहाँ का जो है वो एरिया है ऑपरेशनल होल्डिंग में। और उसके बाद जो है वो कुल्लू तीसरे नंबर पर जो है वो दिया गया है, तो कुल्लू का कितना है, कुल्लू का है 39,974, ये कुल्लू का है। उसके बाद किन्नौर जो है वो दिया गया है, तो किन्नौर का कितना है, किन्नौर का है 13,684, ये जो है वो दिया गया है। तो ये आपने 4 डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया था, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया था। आपको क्या बताना था, ये असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में जो था वो बताना था। तो सबसे पहले हम सबसे कम वाला देखेंगे, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर का मतलब क्या हुआ कि चौथा सबसे पहले जो है वो आएगा। और उसके बाद दूसरा देखेंगे किन्नौर के बाद, तो वो कुल्लू है, तीसरा यहाँ पर आएगा। कुल्लू के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शिमला यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आता है। और शिमला के बाद अगर आप देखेंगे तो वो मंडी जो है वो आता है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आएगा। चौथा तीसरा पहला दूसरा यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊँगा आपको, जैसे कि आपने ध्यान रखना है यहाँ पर एरिया ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का कितना है, वो है 99,44,226। और इसमें से आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे पास दिए गए हैं वो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया ऑपरेशनल होल्डिंग का जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का कितना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है 1,97,091, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो है 1,97,091 जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है। और ये पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम की बात करते हैं तो वो लाहौल स्पीति का जो है वो आता है 6,710, 6,710 जो है ये लाहौल स्पीति का जो है वो आता है एरिया ऑपरेशनल होल्डिंग में। ये आपने ध्यान करना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं विच डे अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत डज श्रीखंड महादेव यात्रा यूजुअली बिगिन। तो बोलते हैं कि विक्रम संवत के अनुसार श्रीखंड महादेव की जो यात्रा होती है वो आमतौर पर किस दिन जो है वो शुरू होती है। अगर हम बात करते हैं कि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग श्रीखंड महादेव की यात्रा का स्टार्ट होती है, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा को जो है वो स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को जो है ये यात्रा स्टार्ट होती है। अब देखो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग पूछा गया है। इसी तरह के हमारे पास और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो हिमाचल जीके से ही सॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अभी तक बने हैं, एक तो देखो श्रीखंड महादेव का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में भी पूछा जा सकता है कि इस दिन ये यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस की तरह पूछे जाएं, ये ज़रूरी नहीं, परंतु क्वेश्चंस उसी जानकारी में से पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जानकारी को ही तो नोट करना होता है और यही जानकारी हेल्प करती है। पीजीटी के पेपर में भी तो वही हुआ, जिन्होंने डिटेल से नोट्स बनाए थे उनको काफ़ी हेल्प जो है वो यहाँ पर मिली भी। हम बात करते हैं यहाँ पर मिंजर मेले के बारे में। मिंजर मेला जो है वो कब स्टार्ट होता है, तो मिंजर मेला जो है वो अगर हम बात करें जो हमारा हिंदू कैलेंडर आता है तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये स्टार्ट होता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मिंजर मेला जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो है ये मिंजर मेला जो है वो इम्पोर्टेंट मेला है। हम बात करते हैं कि श्रीखंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, तो श्रीखंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। श्रीखंड महादेव की यात्रा आपने बहुत बार सुनी होगी। कितना एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है श्रीखंड, ये 5182 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। इसका एल्टीट्यूड भी ध्यान रखना है क्योंकि HPSSC का पैटर्न रहा है पहले का कि उसने एल्टीट्यूड भी जो है वो एग्जाम में पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया गया है। उससे पहले देखिए, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी हेल्प होगी। देखो पीजीटी का एग्ज़ाम है, आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने को जा रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, और उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विद विच कम्युनिटी आर द सब ग्रुप्स। यहाँ पर दिया गया है 4 BC हो गया, 6 BC हो गया, 12 BC हो गया, 15 BC हो गया। ये बोलते हैं कौन सी कम्युनिटी के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो 4 BC, 6 BC, 12 BC, 15 BC, ये उपसमूह जो है वो आमतौर पर कौन से समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं कौन से समुदाय से, खास कम्युनिटीज के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं। खास कम्युनिटी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस कम्युनिटी के साथ ये जुड़े हुए हैं, चलो सही बात है कि इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। खास कम्युनिटी के बारे में हम और क्या क्या पढ़ते हैं या फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ से। हमने कुछ दिन पहले ही जो था वो रिवाइज किया था कि इनके बीच में मैरिज के टाइप जो हैं वो आते हैं। तो प्राइनो हमने पढ़ा था, प्राइनो जो है वो कौन सी मैरिज का टाइप आता है, ये खसास के बीच में आता है, और ये लव मैरिज का टाइप जो है वो होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह ब्याह जो है ये मैरिज का टाइप आता है। अगर हम ब्याह मैरिज के टाइप की बात करते हैं तो ये जो है वो पेरेंट्स के द्वारा जो है वो एक तरह से मैरिटल रिलेशन जो है वो स्थापित किया जाता है यहाँ पर। और गदर की अगर हम बात करें तो गदर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि लड़की जो है वो लड़के के घर जाती है और शादी जो है वो हो जाती है, वहाँ पर जाकर जो है वो कस्टम्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये गदर टाइप का मैरिज होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लड़का जो है वो लड़की को शादी करने के लिए जो है उसके घर जाता है लड़के के साथ और बारात लेकर जाता है। परंतु यहाँ पर अपोजिट है कि लड़की लड़के के घर जाएगी, लड़की जो है वो लड़के के घर जाएगी और फिर जो है वो शादी हो जाएगी। खसास के बीच में ना एक खुंड वॉरियर ग्रुप भी होता है। खुंड वॉरियर ग्रुप जो होते हैं ना ये साठा और पाशा में जो है वो बंटे होते हैं। साठा खुद को कौरवों का ग्रुप बताता है और पाशा जो है वो खुद को पांडवों का ग्रुप जो है वो बताता है। और इनके बीच में वही जो एक धनुष और तीर का आपने खेल देखा होगा वही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और स्टिल ये चीज़ें प्रचलित हैं, चाहे एक कस्टम्स के रूप में ही की जाती हैं परंतु अभी भी प्रचलित हैं। ये साठा पाशा हो गया, खुंड हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। मैरिज के टाइप हो गए वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में भी। बोलते हैं संध्या देवी टेम्पल इज एन 8th सेंचुरी प्लेस ऑफ वर्शिप लोकेटेड एट जगतसुक इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की ये जो संध्या देवी मंदिर है ना ये 8वीं सेंचुरी का मंदिर है और ये मंदिर जगतसुक में जो है वो स्थित है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं मियार वैली इज सिचुएटेड इन दी वेस्ट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मियार वैली लाहौल स्पीति के वेस्ट में स्थित है। अब दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, पढ़ी तो आपने दोनों है। संध्या देवी टेम्पल कुल्लू में स्थित है, ये भी पढ़ा है। मियार ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी पढ़ा है। दिक्कत क्या है कि क्या ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है और क्या ये जगतसुक में स्थित है। पहली स्टेटमेंट में ये दिक्कत है। दूसरी में क्या है कि क्या ये लाहौल के वेस्ट में स्थित है, वो पता होना चाहिए। तो देखिए जी संध्या देवी टेम्पल जो है ये 8th सेंचुरी का ही टेम्पल है और ये टेम्पल जो है वो जगतसुक में ही स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट पहले ये दी गई है। हम बात करते हैं मियार ग्लेशियर की। मियार ग्लेशियर या फिर मियार वैली ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। बिल्कुल सही बात है। क्या ये वेस्ट ऑफ लाहौल में जो है वो स्थित है, लाहौल स्पीति के वेस्ट में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही जो है वो दी गई है, ये वेस्ट में ही स्थित है। ठीक है जी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये PDF भी मैं डाल दूंगा टेस्टर्स ग्रुप पर। अब अगर थोड़ा थोड़ा डिटेल से यहाँ से जाना जाए क्योंकि कुछ और भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हम पहले मियार ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। मियार वैली देखो या फिर मियार ग्लेशियर आप कह लीजिए, यहाँ से एक धारा निकलती है जिसको मियार नाला जो है वो कहा जाता है और ये मियार नाला जो है वो चिनाब नदी में जाकर जो है वो मिलता है, लाहौल स्पीति में ही ये मिल जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सी नदी में मिलता है, चिनाब नदी में जाकर मिलता है। चलो क्लियर हो गया। मंदिर की बात करते हैं तो देखो कुल्लू तो देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ का हडिम्बा देवी मंदिर जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राजा बहादुर के द्वारा बनाया गया था, 1553 में जो था वो बनाया गया था। और अगर बात करें हडिम्बा माता को ही डुंगरी माता भी जो है वो कहा जाता है। बिजली महादेव मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर जो है वो बना हुआ है, वो आपने ध्यान रखना है कि कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है।
और यहाँ पर एक गुप्ता ट्रेडिशन का जो है वो बजौरा टेम्पल भी जो है वो स्थित है, लगभग 10th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है, ये जो है वो कहा जाता है। और मनु टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। मनु टेम्पल कुल्लू के मनाली या फिर संसार में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू के समीप पैगोडा स्टाइल में ही जो है ये मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी जो है वो स्थित है, ये कुल्लू के नग्गर में जो है वो स्थित है, और ये भी जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। तो इतने मंदिर आपने ध्यान रखने हैं, देवी देवताओं की भूमि है। मंदिर और भी बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट वन जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक वो हमने रिवाइज कर लिया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो था वो कब बना था। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले जाता है और ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि पीजीटी की तैयारी जो कर रहे हैं खासकर अपने सब्जेक्ट पर उनकी काफ़ी अच्छी कमांड होती है, पेपर 1 में दिक्कत आ जाती है कई बार। डिस्कस करें कि हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना था। तो हिमाचल प्रदेश जो था 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कब से लेकर कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा, तो 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी कि फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया, और ये हिमाचल का 18वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनाया गया था। तो 15 अप्रैल 1948 को इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो बनाया गया था। इसमें 26 शिमला हिल स्टेट्स की रियासतें थीं और 4 जो था वो पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। हम हर बार पढ़ते हैं 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। हो सकता है आने वाले एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछ ले जाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इनमें से एक चंबा डिस्ट्रिक्ट था, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट था, एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था और एक महासू डिस्ट्रिक्ट था। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था वो महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करता था। एरिया कितना हुआ करता था उस टाइम, तो 27,108 के आसपास इसका एरिया जो था वो 1948 में हुआ करता था। अभी तो आपको पता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है, वो आपको पता है। अब कहा जाता है कि हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो 15 अप्रैल 1948 को बना था। तो पहले चीफ कमिश्नर जो था वो कौन यहाँ के बने थे, तो पहले चीफ कमिश्नर यहाँ के एनसी मेहता जो था वो बने थे। तो एनसी मेहता का नाम आपने ध्यान रखना है कि ये पहले चीफ कमिश्नर जो था वो यहाँ के बने थे। तो पहले चीफ कमिश्नर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये बोलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं बाबा दयागिरी फेयर, जिसको दौलतपुर भी कहते हैं, ये बोलते हैं ये मेला जो है वो फेमस है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि बेयांगचू एक डांस है जो कि महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि सांद और साबू आपने जो है वो डांस के टाइप पढ़े हुए हैं। ये बोलते हैं सांद का मतलब होता है एक सॉन्ग या फिर प्रेयर जो कि बुद्धा के लिए गाई जाती है या फिर बुद्धा के लिए होती है। और तीसरे में बोलते हैं सूही जो है वो एक अफेयर है जो कि 15 ऑफ चैत को लगता है और 1 ऑफ बैसाख तक जो है वो चलता है। हम हर एक स्टेटमेंट की बात करेंगे। बाबा दयागिरी मेले की बात करें, दौलतपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है ये होता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। अगर हम सांद की बात करते हैं तो ये देखो इसका मतलब ही सॉन्ग है और ये प्रेयर ऑफ बुद्धा ही होती है, बिल्कुल सही बात है। सूही मेले की बात करें तो देखो सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो लगता है और ये 15 ऑफ चैत को ही लगता है और ये चलता है 1 ऑफ बैसाख तक। ये आपने ध्यान रखना है कि कब शुरू होता है, कब तक जो है ये चलता है और कहाँ पर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये होता है ना, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे कई बार इस तरह से मंथ ना देकर अप्रैल महीने में ये होता है, ये भी पता होना चाहिए कि अप्रैल महीने में ये होता है। अब बच जाता है एक स्टेटमेंट हमारे पास, डी स्टेटमेंट भी सही है, एक स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट बच गई कि बेयांगचू वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखो वुमेन इनको परफॉर्म नहीं करती, महिलाएं नहीं करती, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो हम देखते हैं। बेयांगचू जो है वो एक मेल डांस है जो कि पुरुषों के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है, परंतु कई बार क्या होता है महिलाएं जो है ना इसमें वोकल म्यूजिक जो है वो बाहर से प्रोवाइड करवा देती हैं, मतलब गीत गा देती हैं और डांस जो है वो पुरुष ही करते हैं इसमें, ये आपने ध्यान रखना। तो बेयांगचू जो है वो किन्नौर का इम्पोर्टेंट डांस है, ये भी पता होना चाहिए कौन से ज़िले का इम्पोर्टेंट ये डांस है।
ठीक है जी। अगर हम डांसेस की ही हम एक इम्पॉर्टेंट बात कर लें कि कौन कौन से डांसेस जो हैं वो हिमाचल में प्रचलित हैं या किस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कौन सा डांस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हमने कयांग पढ़ा है, बांग्यांग पढ़ा है, बयांगचू पढ़ा है, जात्रो पढ़ा है, जापरो पढ़ा है। ये सारे जो है वो किन्नौर के इम्पोर्टेंट डांसेज आ जाते हैं। हमने वैसे ही पढ़ रखे हैं सांद और साबू। सांद और साबू जो है वो क्या लाहौल स्पीति के डांसेज हैं। सांद का मतलब होता है जो कि बुद्धा के लिए प्रेयर गाई जाती है, और साबू जो है ये डांस डिपिक्ट करता है लोगों की फीलिंग्स को जो है ये बताता है। तो सांद और साबू इस तरह से लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये एलाइड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चन आप एलाइड की टेस्ट सीरीज में बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन फोकस कीजिए प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस ही है जो बहुत आगे तक ले जाएगी और सफलता दिलाएगी, क्योंकि पीजीटी को ना बहुत लाइटली ले रहे हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम तो ऐसे ही होगा, जाएंगे बैठेंगे और नौकरी लग जाएगी। नहीं, इतना ईजी नहीं होता है नौकरी लगना। 5-10 नहीं कई हज़ार क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तब जाकर सफलता मिलती है। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। नोट्स अपने अपडेट रखिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़िए, और यही चीज़ें हैं जो हैं वो आपको बाकियों से डिफरेंट करेंगी, अलग करेंगी, और आप जो है सबसे आगे जो है वो निकलेंगे। और क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर इन विच ईयर ट्रेजिक इंसिडेंट्स काउज्ड बाय आंध्रा रिवर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, की बोलते हैं कि किस वर्ष शिमला जिले में जो है वो आंध्रा नदी के कारण जो था वो एक दुखद घटना हुई थी। तो ये कौन से ईयर की बात है जब आंध्रा नदी में जो था वो एक दुखद घटना हुई थी, तबाही काफ़ी मची थी यहाँ से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट एडिशन जो मिशन एलाइड की है वहाँ पर हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके आप आंसर अभी बताएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।